कुछ लोग समस्याओं में बिखर जाते हैं और कुछ लोग समस्याओं के साथ निखर जाते हैं। ऑनलाइन मतलब कि 1% सक्सेस है और ऑफलाइन 99% सक्सेस है। इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछ सकते हैं। हम एक लाइन में कहते हैं कि अगर आपके पास फी देने में सक्षम नहीं हो तो अपने माता पिता को लाए, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। माता पिता अपनी लड़की को न पढ़ाकर या अच्छे परिवेश में न भेजकर और दहेज के लिए पैसा एकत्र करते हैं, शायद उसका 10% अपनी बालिकाओं पर, अपनी पुत्रियों पर खर्च कर दे और उसे एक बढ़िया माहौल दे, तो दहेज देने की जरूरत न पड़ेगी, सब लेने की जरूरत पड़ जाएगी। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, तो लोगों के चक्कर में न रहिए। आपको जो बेहतर लगता है वही कीजिए। आने वाले 5 सालों बाद आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे। माँ बाप को जवाब देना है, अगल बगल वाले को जवाब देना है, रिलेशन वाले को जवाब देना है, सबसे बड़ी ये है मोहल्ले वाले को जवाब देना है। जो कि मोहल्ला वाला जान रहा है कि आप सेकेंड हो फेल हो, फिर भी आपसे पूछेगा, तब रिजल्ट क्या है। सर हम लोग आए, हम लोग का पढ़ाई मतलब मन पसंद हो गया कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कभी सर के पास इतना लोग हैं जो नहीं पढ़ाते तो उसके पास पैसे भी नहीं रहता, तो हम लोग सोचे कि अच्छा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम लोग यही पढ़ने लगे और पढ़ाई भी अच्छा होने लगा, माहौल भी अच्छा मिल गया। तो सर यही हम लोग सर का बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु मिश्रा आपके समक्ष टीम आरा की ओर से। आज हम जहाँ बैठे हैं वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और आज हम जिसके समक्ष बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, वो भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आरा के जाने माने शिक्षक संजीव कुमार प्रसाद पूरा नाम, और यह संजीव सर के नाम से पूरे आरा में मशहूर है। स्वागत है सर आपका हमारे टीम आरा चैनल में। सर आज हम आपकी एक छोटी सी औपचारिक इंटरव्यू लेना चाहेंगे और उसके पीछे का मकसद जानना चाहेंगे। तो आपका पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो जीवन की शुरुआत है, आपकी जो इस कोचिंग लाइन की शुरुआत है, वो कैसे प्रारंभ हुई? शुरू में ऐसा होता है हर बच्चे में कि एक पैशन होता है, तो पढ़ाना मेरा एक पैशन था। जैसे कोई बच्चे गाना गाना एक पैशन होता है। आज भी बच्चों से बोलते हैं कि अपने पैशन के पीछे भागो। 2 चीज़ें आपकी लाइफ में है, एक जिम्मेवारियाँ है और एक पैशन है। तो देखिए कि मेरा पैशन क्या है, किस में मेरा मन लगता है। तो शुरू से हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग किए। हम टोटल मिलाकर 4 भाई बहन हैं। तो पैसा का तंगी था, तो पापा या मम्मी का ये था कि मतलब अगर कुछ आगे करना है आपको, तो आप ये थोड़ा सा अर्न करना सीखिए, तभी हम आपको से हेल्प कर पाएंगे। और यही मेरा पैशन था, जो कि हमने शुरुआत किया जब हम कोटा रहते थे। तो उस टाइम में पैसा का थोड़ा दिक्कत हो गया था और उस कारण से हम होम ट्यूशन देना चालू कर दिए थे। जैसे कि पढ़ाना, हम पहले बताइए कि थोड़ा सा अच्छा लगता था हमको कि जैसे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हमें लगता था कि हम भी एक वर्क कर सकते हैं, ये अंदर से हमें फीलिंग होता था। हम आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो शिक्षा ग्रहण की, आप भी एक आम आदमी होंगे, और आम से खास होने के पीछे का रहस्य क्या है? आज भी आम है, कल भी आम थे। बशर्ते आज बच्चे को कुछ जानते हैं या कुछ समाज हमें जानती है। समय के साथ सब कोई का वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है। तो वैल्यू तब बढ़ता है जब इंसान अब समय को वैल्यू देने लगे। तो बचपन प्रारंभिक शिक्षा उसी तरह से हुई जिस तरह से सबका होता है। हम लोग प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़े और वहाँ से 8 क्लास तक हमने सरकारी स्कूल अपने गांव में ही पढ़ा। 8 क्लास के बाद हमने क्षत्रिय स्कूल में आया और मेन विकास बच्चों का यहीं से होता है 8 क्लास तक। आप 1 to 8 क्या करते हो उसे कोई मायने नहीं रखता है। जब तक आप 8 क्लास में आ गए तो 8 क्लास से आपका जो विवेक है, बुद्धि है या माइंड ग्रो है या परिवेश है, अगर ये अच्छा रह जाए 10 क्लास तक, तो फिर आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसी का प्रभाव मेरे अंदर हुआ कि 1 to 8 ऐसा स्थिति था कि हम हिंदी पढ़ भी नहीं सकते थे और अंग्रेजी तो दूर की बात थी। लेकिन 8 क्लास में जैसे हमने आरा आया और क्षत्रिय स्कूल में अपना एडमिशन करवाया, और उस समय परिवेश ऐसा मिला कि वहाँ से हमारा ट्रैक ही दम पूरा चेंज हो गया। जैसा कि देखा जाता है कि हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपका यहाँ तक पहुँचने के पीछे का राज क्या है और किन किन लोगों का? सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें जन्म देकर इतना लालन पोषण करके और यहाँ तक पहुँचाया। और हमारी सक्सेस के पीछे या मेहनत के पीछे या यहाँ पहुँचने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो आर्थिक तंगी था।
शायद मेरे पास आर्थिक तंगी ना होता तो हम इतना बेहतर ना बन पाते। कुछ लोग समस्याओं में बिखर जाते हैं और कुछ लोग समस्याओं के साथ निखर जाते हैं। बशर्ते यह देखना है कि समस्याओं को किस वे में लेते हैं आप। एक सफलता के वे में लेते हैं कि एक अवसर के वे में ले रहे हैं अपनी समस्याओं को, कि एक आप उस उलझन के वे में ले रहे हैं। क्योंकि हर समस्या आपके पास दो रास्ते देती है। एक, आप उस समस्या को संघर्ष करके सफल हो जाइए, और एक समस्या ऐसा, वही समस्या को और कोई व्यक्ति ऐसा लेता है कि उसी समस्या में उलझ कर रह जाता है। जैसा कि अब प्रायः देखते हैं कि 1 to 10 बच्चे पढ़ाई करते हैं सभी सब्जेक्ट में, तो आपने मैथ को ही क्यों चुना? अब इसे हम गॉड गिफ्ट कह सकते हैं सर, या कुछ भी कह सकते हैं। बचपन से ही मतलब मैथ में मेरा बहुत ज़्यादा मन लगता था। 6 क्लास की अगर बात मतलब शेयर तो नहीं करना चाहिए लेकिन कर देते हैं कि 6 क्लास में हम 5 पेपर का एग्ज़ाम दिए थे, 5 पेपर का। 5 पेपर में 4 पेपर में फेल थे, लेकिन मैथ में मेरा 98 नंबर आया था। तो जो एग्जामिनर थे वो फिर हमें बुलाकर और बोले कि आपका पेपर फिर से होगा, और फिर से जो पेपर हमने दिया तो 100 में 100 कर दिया। अच्छी बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि बच्चे आज 10th के बाद साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, हाँ। पढ़ने के लिए बेंगलोर जाते हैं, कोटा जाते हैं, लेकिन अपनी प्रारंभिक शिक्षा, मूल शिक्षा जो है यही अपने पैतृक निवास जो घर होता है वहीं से पढ़ लेते हैं। हाँ सर, ये तो आज बेंगलोर और कोटा जो बच्चे जा रहे हैं तो मैथ और साइंस ही क्यों लें? पहली बात तो ये होगी कि बच्चे हैं वो बेंगलोर जाए या कोटा जाए या दिल्ली रहे या आरा रहे, पढ़ना तो उन्हीं को है। ये पहली बात है। ये इसे एकदम से थोड़ा डीपली बच्चे समझें कि जो हम कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए पढ़ना आप ही को है, शहर को नहीं पढ़ना है। हाँ, एक परिवेश आपको अलग मिल सकता है, या अब तो ऐसा हो गया है कि NCERT सिलेबस हो गया है कि हर जगह एक ही चीज़ है। तो आपने अभी देखा कि बिहार से भी सबसे टॉप किए UPSC में। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम बेंगलोर जाकर, दिल्ली जाकर, बम्बई जाकर या कहीं भी जाकर हम बेहतर बन सकते हैं। अगर बेहतर बनना हो तो हम एक छोटा गांव से भी बेहतर बन सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम बेहतर करना है, बेहतर बनना है। ऑनलाइन का तो आजकल दुनिया है, आप ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी अर्न कर सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। बशर्ते आपकी लालसा होना चाहिए, आपकी जिज्ञासा होना चाहिए, और ये आपकी धारणा होना चाहिए कि नहीं हमें यह करना है, कहीं से भी ये चीज़ को हम कर सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं जो डिजिटल ज़माना आ गया है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, पढ़ने के कई संसाधन हैं, भारत सरकार के द्वारा भी कई चीज़ें उपयोग लाया जा रहा है। तो आज इस ऑफलाइन के क्लास में और ऑनलाइन के क्लास में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है बच्चों के ऊपर? ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो केवल हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऑनलाइन में अपनी नैतिक या कह सकते हैं कि संस्कार नहीं डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन एक ऐसा चीज़ है जैसे कि आप एक कंप्यूटर की तरह बन सकते हैं, यानी हर चीज़ का ज्ञान तो है लेकिन उसका यूज करना नहीं सीख सकते हैं। ऑफलाइन एक ऐसा परिवेश है जिसमें आप फिजिकली पढ़ने आते हैं, उस परिवेश में बैठते हैं, अलग अलग बच्चों से, माहौल से आप परिचित होते हैं, आप एक नया परिवेश क्रिएट करते हैं, और ये आप देखते हैं मतलब फिजिकली रूप से कि ऑनलाइन जो है वह केवल हमारे माइंड को ग्रो कर सकता है, लेकिन ऑफलाइन हमारे माइंड और परिवेश दोनों को ग्रो कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। ऑनलाइन मतलब कि 1% सक्सेस है और ऑफलाइन 99% सक्सेस है। सही बात है, ऑनलाइन सक्सेस नहीं है, ऑफलाइन सक्सेस है। अभी बताइए कि अगर कहीं जाते हैं घूमने के लिए, मान लें कि हमने आगरा जाना है, हमने घूमने के लिए एग्जाम्पल की तरफ लेते हैं, तो अगर हमने जब घूमने के लिए गए तो उस बातें हमारे दिमाग में फिगर में इस तरह से बन जाती है कि पूरा लाइफ टाइम तक याद रहते हैं। लेकिन अगर हम मूवी या कोई भी चीज़ देखते हैं तो आज देखे कल हम भूल जाते हैं। हो सकता है कि उसका डायलॉग, जो भी चीज़ मूवी का सीन है वो कुछ दिन तक ही याद रहे। जैसे अभी पीछे 2 मंथ पहले मूवी आया था पुष्पा ना, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा गया, तो ये सब क्रेंज है, ये कुछ दिन तक चलता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही चीज़ें जब हम ऑफलाइन में कर लेते हैं ना तो पूरा लाइफ टाइम तक हमारे माइंड में छप जाती है। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं तो उनका जो माइंड है वह एक तो डिजिटली प्रूफ हो रहा है, आगे इनग्रो कर रहा है, और साथ ही साथ उनका फिजिकली भी जो है वो भी ग्रो करता है। अब हम आपके यहाँ काफ़ी बच्चे हमें दिखाई प्रतीत हो रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी दिख रहे हैं, तो कोई यदि क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पीछे या आगे से, फिर मैं अपने क्वेश्चन को रखूँगा सर के सामने।
ट्वेल्थ के बाद किस चीज़ की तैयारी करनी सबसे अच्छी होती है? नीट, या यूपीएससी? अगर आप साइंस के छात्र हैं तो आपके लिए जेईई मेंस सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि जेईई मेंस जो है वो आपका ट्रैक है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए आप आईएससी के छात्र हैं तो पहला अटेम्प्ट कीजिए कि जेईई मेंस का एग्ज़ाम दीजिए। आईएससी के बाद आईएससी अपेयरिंग में ही उसका फॉर्म भराता है, उसके अपेयरिंग टाइम में फॉर्म भरिए और आपको 2-3 चांस मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर उसके बाद आप वहाँ से सक्सेस हो जाते हैं तो आगे बढ़िए, और नहीं तो अनसक्सेस होते हैं तो फिर एक बार आप बीपीएससी और यूपीएससी की तरफ अपने रुख को मोड़िए, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी लाइफ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है। नेक्स्ट और कोई? सर खुद का टैलेंट कैसे पहचाना जाए? तो अगर आपके अंदर कोई हुनर है या कोई जज्बात है या कोई बात है तो आपके दिमाग पर छवि बना कर रखती है। जैसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो कि खेलना चाहते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा वो बातें बनी रहती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गाना गाना चाहते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं गुनगुनाते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी स्केच बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कोई फिगर दिखेगा या कोई इमेज दिखेगा तो उसको लगेगा कि ऐसा हम कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब कि कहीं पर भी अपना भाषण देना चाहते हैं या प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो अगर कहीं कोई बोल रहा है तो उसको देख कर लगेगा कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर किस तरह की टैलेंट है यह तब आपको समझ आएगा जब कहीं पर आपकी नज़रें रुकती है। नज़र इंसान का वही रुकता है जहाँ उसका लगाव होता है। तो अगर आपके पढ़ाई में नज़र रुक रही है तो आप समझिए कि आप वहाँ से आपको रुझान है। अगर आप कहीं सॉन्ग सुन रहे हैं वहाँ आपकी नज़र रुक जाती है तो समझिए कि वहाँ आपकी रुझान ज़्यादा है। या कहीं आप मूवी देखते हैं और उसका एक्टिंग अपने अंदर लाते हैं तो समझिए कि वहाँ आपका रुझान ज़्यादा है। क्योंकि इंसान वही रुकता है जहाँ उसका रुझान होता है। और सबसे हमने पहले ही बात कहा है कि आपको जिस चीज़ में मन लगने लगे तो वो चीज़ आपके लिए पैशन बन जाता है, वही आगे चलकर आपका टैलेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है सर आपसे कि प्रायः हम देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। आर्थिक स्थिति या प्रॉब्लम हो या फिर उनका अपना खुद का हो। ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में आए और उनके पास पैसा ना और आपने उसको पढ़ाया हो? सर हमने अपने बच्चों से, क्योंकि हमने गरीबी देखी है, गरीबी के साथ जी है, तो इसके से मतलब कि एकदम ज़मीनी रूप से जुड़े हुए हैं। आज भी इतने बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे पूछ सकते हैं। हम एक लाइन में कहते हैं कि अगर आपके पास फी देने में सक्षम नहीं हो तो अपने माता पिता को लाए, हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये बच्चे सब पूछ सकते हैं हम, क्योंकि सर गरीबी ऐसा चीज़ है कि मजबूर कर देता है पढ़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो कि कार्ड लेकर आते हैं, पिछले साल के भी हम देखते हैं कि वो कार्ड पिछले साल का भी है, फिर भी हम छोड़ देते हैं कि जाने दीजिए, पढ़ लीजिए। शिक्षा ग्रहण करना सबसे बड़ी बात है। आज अगर वो फी दिए भी ना भी या कम फी देकर भी पढ़ सकता है तो आगे चलकर कुछ बनेगा तो कहीं ना कहीं अपने दिल में हमको तो रखिएगा। ऐसा बड़ी बात है। क्या आप मैथ के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर यहाँ मतलब कि आईएससी आपने संस्कार की बात कही है, तो मैथ से संस्कार किस प्रकार आता है मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैंने पूछा कि आप मैथ के अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्या? मैथ एक ऐसा जनरेशन है या मैथ एक ऐसा कुंजी है जो सीख ले तो उसके अंदर संस्कार, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल सब आ जाएगी। लेकिन ऐसा कोई बच्चा ना हो जो मैथ में तेज हो और किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो। ऐसा संभव है क्या? कभी संभव नहीं सर। तो मैथ हमारी गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी हर पहलू को जोड़ प्लस माइनस सिखाता है। अगर जो बच्चा पढ़ने में तेज हो गणित में, वह संस्कारी भी होगा क्योंकि उसको पता है कि कहाँ प्लस माइनस का सिंबल लगाना है, अपने माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार करना और किस तरह से नहीं करना है, ये सब चीज़ें। और बात हम अगर 40 मिनट क्लास हो तो 10 मिनट कम से कम तो संस्कार के बारे में बच्चों को बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। हम बार बार कोई बच्चा अगर तेज भी बनता है बहुत ज़्यादा तो कहते हैं कि तेज बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, संस्कार आपके अंदर होना चाहिए बस। अच्छी बात है।
अब शिक्षक के नज़र से हम जानना चाहेंगे कि समाज में जो दहेज प्रथा का चला है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दहेज प्रथा सर एक टिप्पणी है कि अगर इस पर बोला जाए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने शिक्षा के माध्यम से कहना चाहते हैं, उन माता पिता को बताना चाहते हैं कि जो माता पिता अपनी लड़की को न पढ़ाकर या अच्छे परिवेश में न भेजकर और दहेज के लिए पैसा एकत्र करते हैं, शायद उसका 10% अपनी बालिकाओं पर, अपनी पुत्रियों पर खर्च कर दे और उसे एक बढ़िया माहौल दे, तो दहेज देने की जरूरत ना पड़ेगी सर, लेने की जरूरत पड़ जाएगी फिर। क्योंकि अगर वो 10% ही उन पर खर्च कर दे तो वह कहीं ना कहीं बच्चियाँ जो है बच्चों से पढ़ने में अच्छे हैं। यह मतलब कि बुरी बात मानने की नहीं है, इसलिए है क्योंकि वो चाहकर भी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा हमारे परिवेश में अब तो नहीं ऐसा रहा है, लेकिन अभी भी किसी किसी गांव में ऐसा परिवेश है कि बाहर स्कूल जाना मना है या कोचिंग जाना मना है या कहीं भी जाना मना है, लेकिन वो उसमें से भी 2-4% बच्चियाँ जो निकलती है वो इस कदर निकलती है कि फिर उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमें यह गुजारिश है उन माता पिता से कि जो अपनी बच्चियों को दहेज के लिए पैसा एकत्र कर रहे हैं, मात्र उसका 10% अगर अपनी बच्ची पर खर्चा कर दे तो हम यह कहेंगे कि दहेज देने की जरूरत ना पड़ेगी, दहेज लेना पड़ जाएगा। हमारा एक और क्वेश्चन है सर, हमें लगता है कि आप भी अभी तक शादीशुदा नहीं है, तो सर की भी शादी होगी, तो क्या आप दहेज लेंगे या नहीं लेंगे? पहला तो सर एक ही है कि मेरे पास इतना वर्क हो चुका है सर कि इसके लिए भी टाइम मतलब कि मैनेजमेंट नहीं किया है। शादी के लिए टाइम नहीं आता? नहीं, शादी के लिए बात नहीं है, तो एक परिवेश से आना ही है, आ जाएँ या कल आएँ, लेकिन अभी ऐसा कोई मतलब कि प्लान नहीं है, क्योंकि हमने जब गरीबी देखी है तो थोड़ा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं और बच्चों के साथ बढ़ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, क्योंकि मेरा बैच जो सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है तो शाम को 7-8 बजे तक कंटिन्यूस चलता है। 14 या 15 घंटा हम रेगुलर से पढ़ा लेते हैं और यही बात बच्चों को सिखाते हैं कि हमें देखकर कम से कम तो आप मोटिवेट होइए कि जब हम पढ़ा सकते हैं 14 घंटा तो आप पढ़ सकते हैं 12 घंटा। और यह हम कहते हैं कि सक्सेस कोई कुंजी नहीं है या कोई किस्मत नहीं है कि आपको मिल गया, आपने ताला खोल लिया। पढ़ते टाइम भी हम 12 घंटा पढ़ते थे और आज पढ़ाते टाइम भी 14 घंटा पढ़ाते हैं, तो आप कहते हो कि सर सफल हैं और सर की किस्मत है। मेरे साथ एक दिन रह कर देखिए तब समझ में आएगा कि सफलता कहाँ मिलती है, मेहनत के साथ मिलती है। आज जो मेरे साथ क्लासमेट थे तो उनको यह लगता है कि सर मतलब कि सफल हो गए और उनकी किस्मत थी। हम एक ही बात सर कहते हैं कि मेरे साथ एक दिन कोई झेल ले, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि सफलता मेहनत है कि सफलता किस्मत है। सर का कहने का अर्थ है कि अगर सफलता हासिल करना है तो शादी नहीं करें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला, परिवेश में आएंगे तो करना ही है। शादी आप करेंगे या नहीं? ये तो करना ही सर, तो हम कहाँ बोला कि नहीं करना है, तो जबरदस्ती वाली बात है सर। ये भी एक मानव जीवन का एक पहलू है। जैसे आपने स्टूडेंट बने, आप एक स्टूडेंट के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप पेरेंट्स बनेंगे, आगे चलकर आप माता पिता बनेंगे, तो एक जीवन का पहलू है। और हर जीवन का पहलू को जीना हमारे मनुष्य के लिए मतलब कि बेहतर है, क्योंकि हर पहलू को हम लेकर चले और उसे बढ़िया से निभाएं। आज टीचर है तो टीचर का पद निभा रहे हैं, कल हम स्टूडेंट है स्टूडेंट का पद निभा रहे हैं, अगर आगे चलकर अगर माता पिता बनते हैं तो उसका भी हम परिचय बहुत बढ़िया से निभाएंगे। साइंस हम लेते हैं, साइंस में सर मैथ्स और एक बायो होता है, तो सर हम मान लीजिए मैथ्स हम लिए तो सर उससे क्या हम आगे अच्छा कर सकते हैं? साइंस 10th क्लास पास आउट होने के बाद बच्चों के माइंड में बहुत सारे मतलब कि प्रश्न उठने लगते हैं कि आर्ट्स लेगी, साइंस लेगी, कॉमर्स ले। लेकिन आजकल जो परिवेश है या जो झुकाव है वो साइंस की तरफ है, इसलिए बच्चे बिना सोचे समझे साइंस ले लेते हैं। लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं कि इसे आप डिसाइड करें कि साइंस लेना और साइंस लेकर आपको क्या करना है आगे चलकर। क्योंकि एक फैशन नहीं है कि फलानवा जीन्स पहना था नया तो हम जीन्स पहना। लेकिन आज का परिवेश हम देख रहे हैं कि एक फैशन के टाइप में है कि अगर हम साइंस ना लें तो लोग क्या कहें, लोग कुछ ना कहें। सबसे बड़ा है रोग, लोग क्या कहेंगे रोग, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के चक्कर में ना रहिए, आपको जो बेहतर लगता है वही कीजिए। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तभी साइंस लीजिए। अगर आप साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति, आपके रसायन के प्रति, आपको भौतिकी के प्रति, आपको मैथ के प्रति झुकाव नहीं है तो आप साइंस ना लें।
क्योंकि यह उस तरह का हो जाएगा कि जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी पेड़ को हम काट रहे हैं, क्योंकि जो समय है वो निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता। अगर आप साइंस लेते हैं तो फिर आप इसमें दो आपके पास ऑप्शन है कि आप बायो लें कि आप मैथ लें। तो जितने गर्ल्स हैं तो उनका तो झुकाव रहता है कि बायो की तरफ, क्योंकि वो डॉक्टरी पढ़ना चाहती है, और दूसरा है कि बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा अधिकतर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। तो हम यह गर्ल्स और बॉय में नहीं बांटना चाहते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ आपका झुकाव है या आप डिफेंस की तरफ झुकाव है तो आप साइंस में मैथ ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर की तरफ झुकाव है तो आप साइंस में बायो ले सकते हैं। हमारी एक आखिरी सवाल है कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे हमें लगता है कि यहाँ पे आते हैं और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? सर, हमने बच्चों के साथ ऐसा परिवेश क्रिएट किया है कि अगर जिसे तो कहने की नहीं बात लेकिन बता देते हैं, ये हमने अनुभव किया, फील किया, बच्चों से अभी पूछ सकते हैं कि जिस घर के बच्चे पढ़ा दें तो हमको नहीं लगता कि 7 जन्म तक कोई और पढ़ाता है। दूसरी बात यह है कि जिस गांव से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे कि नारायणपुर हो गया या इधर आपका बोखरापुर हो गया, या कोई भी एरिया जो है हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, वहाँ से एक बच्चे आए फिर पूरा उस गांव के टोटल बच्चे आने लगे। इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है कि हमने रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त दिया। हमने 3 टाइप में पढ़ाना चालू किया। हमने क्या बोला कि अभी बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को सीखिए, तो आप शिक्षक तो बन गए, आपके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने सीखा नहीं कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। हमने यहाँ बहुत चीज़ें पढ़ा दी है, लेकिन वो 5% बच्चे के दिमाग में गया नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल है सर। हम 0 लेवल से बच्चों को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई हम मैथ बड़ा टफ है तो उसको सिखाना है तो हम उसको एकदम डायरेक्ट डिफिनीशन पा जाते हैं, नहीं, A+B का होल स्क्वायर से लेकर चलते हैं, हम 0 लेवल लेकर चलते हैं, ताकि पहले बच्चों को हम समझ पाएँ कि सीखना क्या चाहते हैं, कहाँ तक ये सीख पाते हैं, और तब उनकी माइंड को थोड़ा ग्रो को आगे हम बढ़ाते हैं। और इसी रीजन से है कि आज जिस क्षेत्र से बच्चे, मेरे एक गांव से अगर एक बच्चे आते थे, आज उस गांव के पूरा बच्चे आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे बैचेज हैं जिसमें कि मतलब कि स्पेस नहीं होती है सर आप बैठाने के लिए बच्चों को। तो ये बच्चों का एक मेहनत है और हमारा एक लगन है, बस ये दोनों का कॉम्प्रोमाइजेशन चलता है। ये हमने कहा कि संस्कार हमने डालना सिखा दिया बच्चों को, और जहाँ संस्कार हो जाए ना, हमने पढ़ाई से अधिक हमने बच्चों को यह सिखाया कि पढ़ना जरूरी क्यों है। अगर आज आप नहीं पढ़ते हैं तो आज का आपका हाथ इस तरह से है सर, माता के पास से पैसा मिल रहा है, पापा के पास से पैसा मिल रहा है, रिलेशन वाले के पास पैसा मिल रहा है, हर रिलेशन वाले के पास पैसा मिल रहा है, अगर अगल बगल से भी आपको पैसा मिल रहा है या किसी भी तरफ से इज्जत मिल रहा है आपको, लेकिन आने वाले 5 सालों बाद आपके हाथ ऐसे हो जाएगी। माँ बाप को जवाब देना है, अगल बगल वाले को जवाब देना है, रिलेशन वाले को जवाब देना है, सबसे बड़ी ये है मोहल्ले वाले को जवाब देना है, जो कि मोहल्ला वाला जान रहा है कि आप सेकेंड हो फेल हो, फिर भी आपसे पूछेगा तब रिजल्ट क्या है। इसके लिए पढ़ना है। ये 5 साल तक ऐसे रहेगी सर, 5 साल बाद ऐसे होने वाले हैं, और इनका जवाब देने के लिए पढ़ना है। तो मेन बेटी वो यही होना चाहिए कि पढ़ना हमें क्यों जरूरी है। वो माता पिता जो हमारे लिए एक कहनाम पर कहीं से भी पैसा लाकर देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि पढ़ने के लिए सर मोटिवेशन क्या चाहिए। वो छोटी बहन छोटी भाई आपके पास मतलब नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि भैया का जॉब लग जाता है, क्योंकि हम पहले बताया कि हम लोग अभी तक जितने भी बिहार के लोग हैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा किसी के पास नहीं कि कुबेर का खजाना है। छोटी भाई छोटी बहन इस नज़र पर आस लगा के बैठा हुआ है कि भैया मेरा आरा गया है पढ़ने के लिए, अगर पढ़ लिख कर जॉब कर जाए ना तो हम भी आरा रहने लगेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना है। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही। और हमारा सर आपसे एक आखिरी सवाल कि आपके पास बच्चे इतने सारे भरे पड़े हैं, इस चीज़ को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है इस चीज़ को लेकर? ये तो बहुत बड़ा सपना है सर, और ये सपने की मतलब कि बताना अभी संभव नहीं है, कि हम कुछ बताते नहीं हैं, सब चीज़ जो है होते जाता रहता है और उससे ज़्यादा होता है सर। जैसे बच्चों को, जैसे कि हमने देखा एक अवलोकन किया 2 सालों में क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद जैसे कोचिंग खुली तो बहुत सारे कोचिंग नहीं खुली, तो बच्चों क्या हुए कि केवल मैथ लेने लगे पढ़ने के लिए आर्थिक तंगी के कारण कि चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो घर पर ही हम कर लेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि बच्चे रोड पर खड़े रहते थे इधर उधर, तो उसी को लेकर हम
हमने एक लाइब्रेरी भी बनाना स्टार्ट कर दिया है और भगवान की कृपा से वो लाइब्रेरी है बनकर स्टार्ट हो चुका है। 5 सितंबर से उसका ओपनिंग है और जो बच्चे रोड पर बैठते हैं उनके लिए हमने बैठने के लिए और पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा परिवेश और बहुत बड़ा माहौल होगा। तो हम कह नहीं सकते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत के अनुसार हम बच्चों के साथ काम करते चलेंगे। काफ़ी हमारे पास जानकारियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं, फिर हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले हम यह जानना चाहेंगे जो भी यहाँ बच्चे बैठे हैं कि आपको कोई और ट्यूशन क्यों नहीं मिला, यहीं पर आप क्यों आए? सर ने तो अपना ओपिनियन रख दिया, आप में से कोई एक बच्चा बताए कि आप यहाँ क्यों आए? नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियांशु कुमारी है। मैं पीरों के रहने वाली हूँ। मेरे पिता शिक्षक हैं। मेरे सर मैं अपने जब मैं 10th पास की तो मेरे कहना है हम लोग कंपनी में माता पिता ने बोल रहे थे पढ़ना है। लोग कहते हैं कि पढ़ना है तो जहाँ से नहीं शहर जाना पड़ता है पढ़ना पड़ता है, तो वही लोग बोलते हैं कि शहर जाओ। अगर हम लोग यहाँ पर आए पढ़ने के लिए तो सोचे कहाँ ट्यूशन जाए कहाँ नहीं जाए, तो जो लोग सर स्टूडेंट होते हैं उनसे हम लोग पता है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम लोग जहाँ मतलब ट्यूशन देखे तो बोले कि चलिए देख कर पहले देखा जाए कैसे पढ़ाई हो रहा है। तो सर हम लोग आए, हम लोग का पढ़ाई मतलब मन पसंद हो गया कि नहीं सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तभी सर के पास जितना लोग हैं जो नहीं पढ़ाते तो उसके पास खर्चा भी नहीं रहता। तो हम लोग सोचे कि अच्छा पढ़ाई से पढ़ते पढ़ते हम लोग यही पर पढ़ने लगे और पढ़ाई भी अच्छा होने लगा, माहौल भी अच्छा मिल गया। तो सर यही हम लोग सर का बहुत अच्छा अपना IQ लेवल कैसा है, अपना IQ मेरा IQ लेवल कैसा है कि IQ लेवल बढ़ाने के लिए आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है। हमने 2 बातें कहा। पहला बात यह कहा कि किसी चीज़ को पढ़िए, पढ़कर दिमाग में उसको चलाते रहिए, कब तक वह चलता है, ठीक है। दूसरी बात यह कहा कि IQ लेवल बढ़ाने के लिए आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करने की जरूरत है। 2 बातें दोनों अलग अलग है, फिर समझे। किसी भी चीज़ को पढ़कर उसको दिमाग में आप बार बार रिपीट करते रहें, उससे आपके IQ लेवल बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि IQ लेवल बढ़ाने के लिए किसी चीज़ को रटना नहीं है, फोकस करने की जरूरत है। इसका एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा। अगर कोई आपका दोस्त जो है दिल्ली या बम्बे आपके साथ जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और उस टाइम में उसका नंबर आपको लेना है और ना आपके पास पेन है, ना आपके पास पेपर है और ना कुछ है, और 1 मिनट के अंदर ट्रेन खुलने वाली है, अगर वह नंबर बोलता है तो कितना फोकस करके आप उसको सुनिएगा। समझ आ रहा है क्या बोला? वो आपके साथ आखिरी बार आपसे मिल रहा है, फिर मिलेगा नहीं, नंबर पे ही बात होगा। और आप कहते हैं कि मेरा सर IQ लेवल बहुत ख़राब है, लेकिन वह ट्रेन पर चढ़ा हुआ है और यह फील कीजिए आप कि आप ट्रेन के नीचे 1 मिनट के अंदर ट्रेन खुलने वाली है और वह मोबाइल नंबर आपको बोलता है, तो आप कितना फोकस करके उसे सुनिएगा कि एक बार में याद हो जाएगा, पूरा लाइफ टाइम तक नहीं भूलिएगा। आप कहते हैं कि सर IQ लेवल कैसे बढ़ेगा? तो किस चीज़ का कितना ज़रूरत है, अगर ये आप ले लेते हैं तो फिर कहने की जरूरत नहीं है IQ लेवल बढ़ाने की। हमारे अंदर सब कुछ है, बशर्ते उसे हम निकाल नहीं पाते। इस बातें पर ध्यान रखना है, क्योंकि आप ही हो जो अपने जीवन की कर्ता धर्ता हो और लोग नहीं, लोग तो केवल सलाहकार हैं। आज असफल हो जाइएगा तो वो गुणगान गाएंगे कि मेरा कहने से आप सफल हैं, कल असफल हो जाइएगा तो गुणगान गाएं कि हम ही कह दे रहे हैं। तो लोग के चक्कर में ना पड़े, सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो मैं इसके पश्चात इतना ही बातों कहकर आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। फिर ऐसी इंटरव्यू होगी और इस तरह की बातें सीखने के लिए मिलेगी। किताब कॉपी में तो हर चीज़ हम सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें सीखें जो हमारे जीवन को, रुख रेखा को बदल दे। क्योंकि हमारे क्लासमेट हमसे बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन हमने संस्कार में रहा, अपने माता पिता की इज्जत किया और इस माहौल को, इस परिवेश को आगे बढ़ाया। क्योंकि कोई भी कितना भी तेज हो, कितना भी किताबी कीड़ा बन जाए, अगर वह संस्कार में और व्यवहार में न रहे तो सफल नहीं हो सकता है, बशर्ते वो क्लास में तेज हो सकता है। तो मैं इतना ही कहकर आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना काफ़ी कीमती समय दिया। और इसी के साथ टीम आरा आपसे विदा लेती है। फिर मिलेंगे किसी विशेष चर्चा पे, और आप सभी यूं ही बरकरार रहें, पढ़ते रहें और आपके सर इस संस्था को ऊंचाइयों और बुलंदी पर लेते चले।